जय जोहार, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। जब बच्चे मुस्कुराएं तो लगता है जग हंसता है। वाह। जब बच्चे मुस्कुराएं तो लगता है जग हंसता है, क्योंकि उनके सपनों में ही तो भारत बसता है। और वीर बिरसा मुंडा की गाथा यह सुनाती है, यही बताती है कि जो मिट्टी में जन्म लेता है वही इतिहास रचता है। कई बात है, क्या लोग थे वो दीवाने जो लौट के घर ना आए। और भाई बना अलबेलो राजस्थान की शुरुआत करा कि केसर ना निपजे अठे ना हीरा निपजंत। अपनी धरती पर केसर को नहीं पैदा हुए, हीरा मोती भी पैदा को नहीं हुए। जब कहे कि केसर ना निपजे अठे ना हीरा निपजंत, पर सिर कटियां खग संभणा इन धरती उपजंत। माथो कटिया बाद में भी तलवार ले लड़बड़ा योद्धा ई धरती पर ही पैदा हुए। और ये भी क्या करे कि मणि माणिक निपजे नहीं और ना निपजे गजदंत, पण संत सती और सूरमा इन धरती उपजंत। इन धरती उपजंत। तो संत सती और सूरमा वाली धरती ने प्रणाम करा। आप सगड़ा ने राम राम सा, खमा गणेशा। और भाई बहना अपा जुड़ा आज का अलबेला राजस्थान का मैंने एक नया विषय और नया पावना के साथ, और बात कर से आप भारत का गौरव की, पर कुछ बातें कर ले आप आज की भाई आज आपा सब मिलकर बाल दिवस मना रहा है। और जब अपना टाबर खुशहाल रहेगा तो आपने जो देश को भविष्य है वो भी अग्रणी हो जाएगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा। तो आप सगड़ा ने बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और भाई साथ ही साथ जब 15 तारीख आएगी तो आप 20 दिन भी एक मनावा जनजाति गौरव दिवस, जिसकी शुरुआत आपने 2021 से हुई ही। और क्यों मनाया जावे है ये तो थाने भी पता है और सारा जग ने पता है, सगड़ा जाना है जनजाति गौरव दिवस। क्योंकि आज की आपने राजस्थान भारत के मैच की जनजातियां हैं, ऐठा का आदिवासी मूल निवासी का है, प्रकृति के लिए हमेशा संघर्ष करो, जल जंगल और जमीन के लिए करो। मैंने याद आओ जब आदिवासियों की बात करना तो एक मात्र 13 साल की बाई अपने राजस्थान की काली बाई भील कि 13 साल की उम्र के मैंने आपका गुरु नाना भाई खांट के लिए अंग्रेजों से भिड़गी और गोलियां से आपकी छाती छलनी करार आपको नाम अमर करके। इनका भारत के मैंने आप इतिहास में देखा तो हल्दी घाटी को युद्ध यदि याद करा तो हल्दी घाटी का युद्ध के मैंने का बिठा का भील और मीणा की जबकि गोफना चाली। आहा, हल्दी घाटी के युद्ध ने एक नई मोड़ दे बड़ा वे आदिवासी और धरती आबा बिरसा मुंडा, जिका भगवान बिरसा मुंडा की उपाधि दी गई। काल माँ की आप जयंती मना से 150वीं जयंती है। और इस मौका पर देखो कितनी बड़ी बात है पूजा जी, आप वंदे मातरम की भी 150वीं जयंती मना रही है यहाँ, और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती मना रही है यहाँ। तो आओ जय जोहार करता है यहाँ प्रकृति का भी नायक सु महायोद्धा सु भगवान बिरसा मुंडा सु जुड़ा, जिसकी जानकारी ले रहा अपने बीच पधारे डॉक्टर दिनेश चंद्र जी शर्मा साहब, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैंने इतिहास का प्रोफेसर है और आज आपने अलबेलो राजस्थान में पधारा है। तो सगड़ा दर्शक भाई बहना की तरफ से आपको गणमान्य स्वागत है। धन्यवाद सर। आज आप भगवान बिरसा मुंडा की बातें कर तो सौ पहली भगवान बिरसा मुंडा का नाम क्या पहली लागे धरती आबा। तो आना धरती आबा क्यों कहो गए, तो धरती आबा कहीं है? भगवान बिरसा मुंडा झारखंड की धरती के रहने वाले थे और झारखंड के जो आदिवासी लोग थे वो इनको एक भगवान की उपाधि देते हैं। जैसे भगवान अपने हर भक्त का ध्यान रखता है, वैसे भगवान बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे वो मानते थे कि वो हर अनुयायी का अपना ध्यान रखेंगे, और इसलिए उनको धरती आबा अर्थात धरती का पिता कि वो उसकी उपाधि देते हैं। और वो मानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा ने जो हमें कह दिया वो हमें पालन करना है, और ये ही हमें अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। उनके लिए धरती का मतलब उस झारखंड की भूमि से था, जो जिस भूमि पर वो रहते हैं। वो पूरे भारत के बारे में नहीं जानते थे, जिस इलाके में वो रहते थे उस इलाके को वो पूरा जानते थे, और उसी धरती के पिता के रूप में वो भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से वो जानते थे। जो कोई युवा एक मात्र 25 साल की उम्र में ये मातृभूमि के लिए आपको बलिदान दे दियो, साहस दे देती, और भारतीय संस्कृति भारतीयता सनातन धर्म के प्रति वहाँ का रग रग के मायने प्रेम और समर्पण को भाव हो। वहाँ का पिताजी गलती से ईसाई मिशनरी के संपर्क में आए और ईसाई धर्म स्वीकार कर लियो, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा वापस हिंदू धर्म स्वीकार करो, वैष्णव धर्म स्वीकार करो। गीता और महाभारत रामायण बकी कथा ममा का जुबानी हा, और जद जद वह उपदेश दिया करता आपका अनुयायी ने तो गीता भागवत महाभारत की चर्चा करता। और कटे न कटे देखा तो आप जी की बात बताई धरती का भगवान की वन उपाधि दी गई, क्योंकि किया करें भी में गीता में क्यों कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग के मायने जब जब धर्म के ऊपर संकट आवे तो इन का महापुरुष पैदा हुए और अवतार ले, तो निश्चित रूप से अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के मायने भी भगवान बिरसा मुंडा को बड़ो योगदान है। यदि आप ने एक अवतार की तुलना करा, इस बारे में आपको कहीं विचार है? देखिए, भगवान बिरसा मुंडा का जब जन्म हुआ
तो उस समय 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हो चुकी थी और उसके बाद में जो बंगाल, बिहार, झारखंड ये सभी उसी बंगाल के अंतर्गत आते थे, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का आगमन हो गया और क्रिश्चियन मिशनरी भी उस इलाके में आ चुके थे। और क्रिश्चियन मिशनरीज का काम था कि कैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। तो जो भगवान बिरसा मुंडा का परिवार था वो भी ईसाई धर्म स्वीकार कर चुका था। और जब ईसाई स्कूल में ही पहले जर्मन जो ईसाई थे वहाँ पर इनका चर्च में इनका अध्ययन होता है, बाद में कैथोलिक चर्च में जाते हैं। वहाँ ये देखते हैं कि जो लोकल जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है और उल्टी सीधी बातें भी उनको सिखाई जा रही है, और इस कारण इनका मन विद्रोह कर उठता है उनसे। और ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सब कुछ सही नहीं हो रहा, और इस कारण वो स्कूल से भाग जाते हैं। एक तरह से वो अपने परिवार को मना कर देते हैं कि मुझे इस विद्यालय में नहीं पढ़ना। और वापिस आकर एक गुरुजी थे आनंद पांडे जी, और उनके संपर्क में आते हैं, वैष्णव धर्म ये स्वीकार करते हैं, और वहीं से इन्होंने रामायण महाभारत उनसे सीखा। और रामायण महाभारत जब ये सुनते हैं, उनकी कथाओं को सुनते हैं, तो बड़ी प्रेरणा लेते हैं और इनके मन में ये जाग उठता है कि जैसे यहाँ पर जिस प्रकार अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो मुझे भी भगवान कृष्ण की तरह इस क्षेत्र को अत्याचार से मुक्त कराना है। और वहीं से एक तरह से इनके मन में वो विद्रोह की जो ज्वाला थी वो प्रारंभ हो जाती है। और जब अपने अनुयायियों को जब ये बताते हैं बातें वगैरह, तो वहाँ पर ये रामायण महाभारत का बार बार उल्लेख करते हैं, भगवान कृष्ण के उपदेशों को ये बार बार बतलाते हैं, ताकि लोग जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं वो प्रेरणा ग्रहण कर सकें। तो एक तरह से रामायण महाभारत का इनके जीवन में बड़ा योगदान है। अंतिम समय तक ये अपने उपदेशों में उनको शामिल करते रहे। अजो नित्यो शाश्वतो एवं पुराणों न हन्यते हन्य माने शरीर है। वो शरीर नष्ट हो सके लेकिन आत्मा अजर वे, अमर वे। और आज भी भगवान बिरसा मुंडा है जिसका आपने पूरा भारत के ऊपर आपका संस्कारों को आशीर्वाद बनाए रखे। तो आज किसी की युवा पीढ़ी है बा भगवान बिरसा मुंडा से कहीं प्रेरणा ले सके। आप भी एक युवा हो जी। भगवान बिरसा मुंडा का एक नारा था कि हमारी धरती अबुआ दिसुम अबुआ राज, कि हमारी धरती है तो हमारा ही राज रहेगा। तो पहले की बात जी, वो पहले तो स्वराज्य की बात कर रहे हैं और फिर जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि हमें, चूंकि आजकल जो युवा लोग हैं वो थोड़े ज़्यादा आधुनिक होते जा रहे हैं, तो अपनी ज़मीन से जुड़े रहना बड़ा मुश्किल हो गया कि बाहर निकल जाते तो उसके बाद में विदेश चले जाते हैं और वो भारत में वापस कुछ आ भी जाते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि भारत से जो बाहर चला गया वो वापस आता नहीं है। तो एक तरह से वो जब हम भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ते हैं तो वो बार बार अपनी जो ज़मीन है उसकी बात करते हैं कि हमें हमारी जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना चाहिए। तो एक तरह से वो स्वराज्य के साथ अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारा ही राज रहेगा, हमारे ही लोग रहेंगे और अपनी जो संस्कृति है उसका हम बचाव करेंगे, और इसका एक तरह से जो पुरातन संस्कृति चल रही है, प्राचीन काल से चल रही है, इसे हमें बचाना है एक तरह। तो युवाओं को यही प्रेरणा लेनी है कि आधुनिक भले हम हो जाएं लेकिन हमें हमारी जड़ों से जुड़े रहना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि तब ही जाकर जो हमें हमारे पूर्वजों का जो ऋण है उसको हम उससे मुक्त हो सकते हैं एक तरीके से। मेरी सूखी टहनी को काटने वाले सुन, जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। तो जड़ा जिंदी रहे वो बहुत जरूरी है। भगवान बिरसा मुंडा की जिसकी बातें हैं वो जीवन है भी में भी आई प्रेरणा मिले, जिसका आज का युवा पीढ़ी आधुनिकता के दौड़ के मैंने भाग रिया है। और देखा तो निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा को जो जीवन यदि आप अपना जीवन में उतारा तो आप भारतीयता की रक्षा कर, अपने धर्म की रक्षा, अपने संस्कृति की भी में रक्षा हो। क्यों पूजा जी? बिल्कुल बिल्कुल। अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति ने आगे बढ़ावा को काम किया अपना भगवान बिरसा मुंडा जी ने। जिया की थे अभी बताया कि भाई धरती आभा को भी नाम दिया गया है, अपना पिता बोलियो गया है। तो इन्होंने जो जल जंगल और जमीन के लिए कवायद की वो बहुत ही चौखी करी कि आज भी लोगों में अपनी प्रकृति के प्रति प्रेम बचो है। अगर आप राजस्थान का परिप्रेक्ष्य में वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करा तो आपने जो आधुनिक बच्चा है या अपन ही है कि छोटी छोटी ऐसी गलती कर देवा जिससे आप प्रकृति के प्रति खिलवाड़ भी कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को उपयोग करा या जो अपना प्राकृतिक संसाधन है बी को दोहन भी करा, लेकिन बी के बनस्पत आप पेड़ नहीं लगावा। तो जो बिरसा मुंडा जी है, भगवान बिरसा मुंडा जी, उनकी जो कथनी ही कि भाई आपने जल ने भी बचानो है, जंगल ने भी बचानो है, जो अपनी ज़मीन है वो अपनी माता के रूप में पूजनीय है, ई का बारे में थे कहाँ कहना चाहो? देखिए, ज़मीन अपनी है, भारत देश हमारा है, तो इसका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो अगर हम खुद ही ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर नुकसान हमें ही होगा एक तरह से। अगर देश को नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान हमें है। तो युवा पीढ़ी को ये ध्यान रखना है कि हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो इसका हम कम से कम उपयोग करें, क्योंकि देख रहे हैं कि प्लास्टिक की वजह से प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। और हाल फिलहाल हम देखें तो दिल्ली में जो धुआं की जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक लेवल से बाहर जा चुकी है।
तो अब दिल्ली वाली जो स्थिति हम चाहते हैं वो राजस्थान में ना बने। राजस्थान के कई सारे शहरों में ऐसी स्थिति बन जाती है दीपावली के आसपास या जब भी, तो वो स्थिति हमारे यहाँ पर नहीं बने। एनसीआर वाला क्षेत्र में, हाँ, एनसीआर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर, तो इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियाँ हैं उनके स्थान पर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग करें एक तरीके से, तो ताकि प्रदूषण कम से कम हो। प्लास्टिक का उपयोग हम कम से कम करें। जैसे हम देखते हैं कि हम हर सामान लेने के लिए दुकान पर जाते हैं तो हर बार एक अलग पॉलीथीन लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो हम एक प्रयास कर सकते हैं, हम एक बैग रखें और उस बैग में जब भी हम जाएँ तो सामान बगैर पॉलीथीन के हम लेकर आएँ। सब्जी लेने जा रहे हैं तो पॉलीथीन का उपयोग ना करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जब हम सब लोग ऐसा करना लग जाएंगे तो उससे बड़ा एक फर्क पड़ेगा और पॉलीथीन का उपयोग अपने आप कम हो जाएगा। वाह, सही बात है कि बूंद बूंद से ही घड़ों भरे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप छोटा छोटा प्रयास करा तो इतनी जो बड़ी परेशानी है बी से निजात पा सका। और वो कई एक आदमी को या सरकारों को दायित्व को नहीं, आप एक सामूहिक दायित्व है। आप हर आदमी के प्रति विचारवान बन एक समझदार नागरिक की भूमिका निभाओ। अब आज देखा तो एक छोटी सी चीज है, आपने एक पुरानी पेंट अगर की पुरानी उजाई है भी को आप थैलो बना लिया तो वो आपने थैलो 5-7 साल आराम से चल सके। अब 5-7 साल के मायने एक आदमी डेली सब्जियां फल ले आवे तो किराना को आइटम ले तो कत्ती थैलियां 5 साल के मायने वो हजारों की संख्या के मायने पॉलीथीन को ये धरती ने बिगाड़ रही है। वो तो ये समझदारी अगर आप रखा, पेड़ों को पालन करा, जी आप पेड़ लगा दिया तो भी के साथ साथ कोई रक्षा भी करा। और आज की धरती है इन अंधा विकास बचावा, क्योंकि एक कंक्रीट का जगह जंगल खड़ा हुआ है, एक कटे न कटे आपने ये पूरा समाज के लिए, आपने ये धरती के लिए, क्योंकि अपनी माँ है, रत्न गर्भा है, रत्ना ने पैदा करे तो अनाज पैदा करे, आपने पीवा के लिए पानी दे, खावा के लिए फल दे। तो आ धरती जी की अपनी माँ है, एक सुंदरता बनी रहे कि जिसकी धानी चुनड़ है एक हमारे कोई दाग नहीं लागे, इसलिए अपना सारा ने मिलिया जुलिया प्रयास करना चाहिए। आप जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं और जनजातियों की बात करें तो आपने जो राजस्थान है वो भी जनजातियों को एक गढ़ है। याद करें तो हल्दी घाटी को युद्ध, रास्तापाल कांड, तो अठा का भील आदिवासी है बे स्वतंत्रता के मायने चाहे पहले मुगल काल हो बी टाइम का भी बराबर लोहो लिया लड़या। चाहे अपना मीणा आदिवासी देख लो जका जराइम पैसा कानून हो बी के खिलाफ में लड़या, ठक्कर बप्पा को नीम का थाना के मायने एक बड़ो आंदोलन हो। चाहे अपना गरासिया देख लो, अपना शहरिया देख लो, आपको इतिहास और आपकी संस्कृति बड़ी गौरवपूर्ण गुमेजपूर्ण अपनी राजस्थान की संस्कृति में बड़ो आपको योगदान है। तो ओज को आपने राजस्थान की संस्कृति में जनजातियों को कहीं स्थान है और राजस्थानी गौरव ने बढ़ावा के मायने जनजातियों को कहीं योगदान रही। देखिए, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर लगभग 13% के आसपास जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, जिसमें हम संविधान को देखें तो संविधान में 12 वर्ग बना रखे हैं जो राजस्थान में रहते हैं और इनमें मीणा और भील जनजाति सबसे प्रमुख है। और दक्षिण राजस्थान का जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर लगभग 60 से 70% तक कुल जनसंख्या का लगभग इतना जो जनसंख्या है वो आदिवासी जनसंख्या है। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जनजाति यहाँ पर निवास करती है एक तरह से। और जनजाति वर्ग प्राचीन काल से एक ही स्थान पर रह रही है, तो एक तरह से हम इनको इसीलिए आदिवासी भी कहते हैं कि आदिकाल से जो एक ही स्थान पर रह रहे हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा भौगोलिक एकाकीपन है कि ये बाहरी व्यक्ति से मिलने में थोड़ा सा परहेज करते हैं, संकोची, और हाँ संकोची स्वभाव के, और इसी कारण ये इनको हमने आदिवासी श्रेणी में, इनको जनजाति श्रेणी में रखा है। अब चूंकि संकोची स्वभाव है, जब बाहर से हम कुछ लेन देन नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पर एक अलग ही संस्कृति विकसित हो जाती है और उसी संस्कृति को इन्होंने पुरातन काल से आज तक जिंदा रखा है, एक तरह उसी को बरकरार रखा है। इनके हम लोक संगीत को देख लें, इनके रहन सहन, खाना पीना, पहनावा, वो सब एक अलग ही, एक अच्छा अलग ही परंपरागत जो मिलता है उसमें। जो बाहर के जो लोग जाते हैं तो उन्हें भी बड़ा आनंद आता है कि हम जनजातीय संस्कृति को नज़दीक से देखें एक तरीके से। तो बड़ी अच्छी इन्होंने एक संस्कृति विकसित की और परंपरागत रूप से जो विकसित हुई है, इनके योगदान को भी हम देख सकते हैं कि जनजाति स्वभावतः ऐसी रही कि ये किसी का एक तरह से दूसरे का पराधीन नहीं रह सकती, बिल्कुल हमेशा से स्वतंत्र रहना चाहती, स्वाभिमानी और स्वतंत्र। हाँ। और ये राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक थे वो अच्छे से जानते थे और उन्होंने कभी इनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, हमेशा से इनको साथ लेकर चले। हम मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के राज्य चिन्ह में इनका स्थान है, एक तरफ योद्धा क्षत्रिय है, एक तरफ भील आदिवासी। हाँ, जी। तो मेवाड़ राज्य ने हमेशा से इनका सम्मान किया कि जिस राज्य चिन्ह में इनका स्थान है तो वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है एक तरीके से। तो और मेवाड़ राज्य जब बना तो वहाँ पर भी इनकी स्थापना में भी इनका योगदान था, ओगुना गांव में वहाँ पर, तो वो लोग योगदान साथ देते हैं एक तरह से मेवाड़ के राजाओं का। और महाराणा प्रताप की सेना में तो बड़ा योगदान था इनका, मेवाड़ के जो भील थे उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसी कारण वो सफल भी रहते हैं महाराणा प्रताप, वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं।
तो वो सेना का योगदान था, जिसमें भील सैनिकों का एक महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन हम देखते हैं जब अंग्रेज लोग आ जाते हैं तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। इनके जो पारंपरिक अधिकार जो राजपूत शासकों ने बना रखे थे उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने उन मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इनके जो परंपरागत टैक्स लगते थे, जो इनके रास्ते से कोई गुजरता था तो ये टैक्स लेते थे, तो वो टैक्स अंग्रेजों ने बंद कर दिया। तो अब एक तरह से विचित्र स्थिति होगी, अब इनका एक आर्थिक स्थिति जो खराब होने लगी और इस कारण ये विद्रोह पर आ जाते हैं। और जब विद्रोह पर आ गए तो फिर अंग्रेज लोग एक तरह से इन पर लगाते हैं कि ये तो आपराधिक जातियां हैं, जबकि उनकी इसकी स्थिति दूसरी थी, वो जानबूझकर पैदा की गई थी एक तरीके से, और उसके खिलाफ ये विद्रोह करते हैं। बहुत सारे तो काम ही वही, फूट डालो, राज करो। हाँ, अंग्रेजों का काम वैसे भी यही था कि वो आपसी संघर्ष करवा कर ही तो वो सफल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी संख्या तो बहुत कम थी। वो भारतीयों के खिलाफ ही लड़ाते रहते थे एक तरीके से। तो यहाँ पर फिर ये आंदोलन करते हैं और हम देखते हैं बहुत सारे आंदोलन होते हैं भीलों के। ये 1820 के आसपास से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जब हमारे यहाँ पर 1817 के आसपास संधियाँ होती हैं देसी रियासतों की अंग्रेजों के साथ, उसके बाद से ही जब इनके अधिकार छिन गए तो ये विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। और फिर अंग्रेज लोग इनके बारे में कई सारी उल्टी सीधी बातें भी लिखते हैं, लेकिन वो अपना उनका मंतव्य था। वो देखते हैं कि वो तो यही चाहते थे कि हमको भारत की कमजोरियां देखनी है, बहुत बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा कमजोरी देखेंगे तभी तो हम उनको बाहर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। तो वो एक तरह से अंग्रेज इन्हीं को एक सेना भी बनाते हैं, मेवाड़ भील कोर, MBC। हाँ, और वो इसलिए बनाते हैं ताकि मेवाड़ क्षेत्र में शांति बनी रहे। और उसमें सैनिक कौन होते थे? भील। और किसके खिलाफ लड़वाना? भीलों के खिलाफ लड़वाना। तो ये कितनी विचित्र स्थिति है। हालांकि हम उस समय लोग नहीं समझ सके, लेकिन आज हम देखते हैं तो बड़ा अचंभा सा होता है कि भीलों के खिलाफ ही उस सेना का उपयोग किया जा रहा है। तो ये एक विचित्र स्थिति हो गई। और बाद में जब आंदोलन होते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ के स्थानीय जो नेतृत्व था वो भी आता है, गोविंद गिरी का आंदोलन होता है, मोतीलाल तेजावत जी आते हैं। तो उन्होंने एक तरह से वो यही चाहते थे कि हम इस जो ब्रिटिश शासकों का यहाँ पर प्रभाव है उससे कैसे भी करके मुक्त हो। क्योंकि जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने यही सोचा कि जो अपने भारत की संस्कृति है, एकता है, जिसमें हिम्मत है, जो अपनी शिष्य गुरुकुल की पद्धति थी, शिक्षा की पद्धति थी, उन्होंने सबसे पहले उसी को नष्ट किया। तो उन्होंने मेकाले की शिक्षा पद्धति आई। हाँ। मेकाले की शिक्षा पद्धति भी भारतीयता ने बिगाड़वा के लिए आई और उसको विभेद पैदा करियो पर जबरदस्ती का टैक्स लगाया। हमारा याद है आपने मुख्यतः राजस्थान में देखा तो मीणा जनजाति का 2 वर्ग है, एक जमींदार है, एक चौकीदार है। हमारे शेखावाटी इलाका का चौकीदार मीणा होता और वह एक टैक्स लिया करता हर आदमी का, जिका बोला करता पल्लो, और बी टैक्स के बदले वो काम कहीं हो, बी टाइम का की पुलिस ही वह इलाका ने अपराध और चोरी से बचाने को काम हो बाको, और वह भी इलाका में चोरी को नहीं हुआ देता। बाद के माए अंग्रेज आया और वो जराइम पैसा कानून थोप दिया और वहां की कई स्थिति बनी भी के बाद में वो आंदोलन करना पड़ो। तो अंग्रेज अपनी संस्कृति ने बिगाड़वा कमाए तो कोई कसर छोड़ो को नहीं, लेकिन अपना लोग बड़ा होशियार है, समझदार भी है। अब हम समझ आई, या मोतीलाल जी तेजावत की बात करी, गोविंद गिरी की बात करी, आप मानगढ़ कांड भी नहीं किया करे कि वो जलियांवाला बाग से भी ज्यादा एक विभत्स जगह कमाया, अंग्रेज गोलियां चलाई और कत्ता लोगों ने बेटे मारिया। तो ए जगह गोविंद गिरी जी हा, मोतीलाल जी तेजावत हा, आंको जो बलिदान है, आंको जो आदिवासी संस्कृति के प्रति जो समर्पण है, त्याग है, बलिदान है, बड़ो स्तुत्य वंदनीय है। और एक दक्षिण भारत में साबला गांव का मैंने एक संत हुआ, संत मावजी महाराज, जका लिशोड़िया अभियान चलाया और भी के मैंने भीला ने वापस अपनी संस्कृति से जोड़ता हुआ भीला ने एक नई संज्ञा दी, साध। वो आदमी जो पूर्णतः पवित्र है। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने पदवी दी वनपुत्र, जंगल का बेटा। वह वाकई में वैज्ञानिकता देखो, वहां की कृषियां देखा आप, जूमिंग, वालरा, दजिया, इन की खेती आपने देखी। 1800 अपनाए जो को पूर्वोत्तर को इलाको जो कम खेती को नहीं हुआ करती, 18 की तकनीकियां ने अपनाया। आज पूर्वोत्तर में चले जाओ, पूरा जगह चाय का बागान है, आदिवासी कृषि पद्धति पर आधारित, जूमिंग, वालरा, दजिया के ऊपर आधारित है। तो वाकई में जो आदिवासी संस्कृति अपना लोकगीता ने उठार देखा। विरह का गीता का मैंने जो एक भीलनी को विरह गीत है, सुवटिया, जका का मैंने बाप 12 गेड़ा पति ने याद करी है कि सुवटिया बाग तो लगा दिनो रे, पर मारा बागा में घूमणिया परदेश, परदेशड़ा ओड़ियों थारी आवे रे। तो ओ आप एक वो गीत दक्षिण भारत में आप सुने बोलो, सन्नेड़ो सन्नेड़ो लाल लाल सन्नेड़ो। तो आपकी भाषा को जो गौरव है वो भी बड़ो शानदार है, वहाँ को पटेलिया गीत है। तो
आज की आदिवासी, विशेष आदिवासी युवाओं की आप बात करा तो वह आपकी संस्कृति ना संरक्षण करे, भगवान बिरसा मुंडा ने आदर्श मानता है तो वह आदिवासी संस्कृति ना संरक्षण में आदिवासी युवा कहीं करे, बना आप कहीं दिशा देना चाहो? आदिवासी युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृति उन्हीं की है और उन्हीं को इसका संरक्षण करना पड़ेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि आदिवासी युवा बाहरी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और वो अपनी संस्कृति से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। तो हमें ये आदिवासी युवाओं को तो यही मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आदिवासी संस्कृति जो है, बाहरी लोग तो आकर उसको देखने के लिए इतने लालायित हो रहे हैं और आप उस संस्कृति से दूर जा रहे हैं। तो आपको अपनी संस्कृति को पहले संरक्षण देना है और उस संस्कृति के माध्यम से ही आपको आगे बढ़ना है। एक तरीके से भले आप किसी भी पद पर पहुंच जाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को बढ़ावा जरूर देना है, उसका संरक्षण करना है। ये एक महत्वपूर्ण बात है उनके लिए। जी, मतलब अपनी संस्कृति अपना ही हाथ में है तो आप ही भी ने आगे बढ़ा सका। जी हाँ कि दिनेश जी, एक मन में सवाल आ रहा है कि बहुत अलग विषय थे चुनिया पीएचडी के लिए कि भगवान बिरसा मुंडा के बारे में थाने इतनी जानकारी है, आदिवासियों के बारे में जानकारी है, हर कोई पीएचडी करे है लेकिन अलग अलग विषय में करे है, कोई कुछ में करे। आपको रुझान आदिवासी इनकी तरफ किया हो गयो? जब हम एमए कर रहे थे तो उस दौरान जो टॉपिक्स पढ़े थे उनमें देखा कि ये विषय थोड़ा अछूता है। और जब हम अभिलेखागार वगैरह जाते हैं तो वहाँ भी आदिवासियों के संबंध में कोई ज़्यादा बड़ी जानकारी नहीं मिलती है। तो इस दौरान ये विचार आया कि मुझे कुछ आदिवासी जैसा टॉपिक लेना है और इससे संबंधित ही कि यहाँ पर जागृति कैसे आई इस क्षेत्र में। और बाद में जो मेरी गाइड मैम थी प्रोफेसर संगीता शर्मा मैम, तो उन्होंने भी इसके लिए प्रेरित किया कि हाँ ये टॉपिक अच्छा है और इसी पर एक तरह से पीएचडी करनी है। तो उसी दौरान जब एमए के दौरान था उस दौरान ये विचार आया और बाद में इस पर पीएचडी की। जी हाँ कि आज आप बाल दिवस भी मना रहे हैं तो हर बड़ा इंसान का मन में भी आज भी एक टावर है कि कहो जावे है कि भाई अगर बचपन जिंदा है तो अपनी हस्ती जिंदा है। बचपन आपने हस्ती जिंदा है, बाकी तो जबरदस्ती। तो आपसे जानना चाहा कि भाई आपको बचपन क्या को निकलियो, क्योंकि अब जो बड़ा हुआ तो पीएचडी कर ली वो भी आदिवासी में करी, तो बचपन में कोई ऐसी घटना जो आपने प्रभावित करी या प्रेरित करी ज्यादा? और कोई इयन की घटनाएं बताओ जो कि गुदगुदा दे माने भी हंसवा के लिए मजबूर कर दे, बताओ, क्योंकि टाबर पड़ाम तो इयन की कोई हरकत वही पे है। देखो बचपन में तो हम लोग खेलते रहते थे, क्योंकि गांव में आजकल तो मोबाइल का ज़माना है तो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई साधन था नहीं। तो हम सारे दिन या तो गिल्ली डंडा खेलते रहते थे या क्रिकेट खेलते रहते थे। तो गांव में आजकल ऐसा ये प्रचलन, में जब भी गांव जाता हूं तो देखता हूं कि ये प्रचलन बड़ा कम हो रहा है। और गर्मियों की छुट्टी में तो हम सारे दिन लगे रहते थे, सुबह 6 बजे से लेकर और शाम तक लगे रहते थे। तो ये जब खेलते रहते तो कई बार घर वाले पिटाई भी लगा देते थे कि सारे दिन खेलने में लगे रहते हैं एक तरीके से। तो वो जो ये कल्चर जो है ये बड़ी कम होती जा रही है एक तरह से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। बचपन तो देखो भगवान को भी बहुत शानदार, भगवान खुद कंदुक क्रीड़ा करता है, मतलब गेंद सु खेलता और बा गेंद जब कालिंदी यानी कि यमुना में गिरी जदी बे कालिया नाको मर्दन करियो, मक्खन चोरी तक हाथ करी भगवान, मधुकर श्याम हमारे चोर, मैं मक्खन चोरी कर लेता। और बाकी इसकी टाबरपना की लीला में देखा बड़ी कमाल की है। तो आओ आपा भी आनंद मस्ती की जब बात कर रहे हैं तो आनंद मस्ती की तरफ चला। शर्मा साहब जिया कि आपने टाबरा की अभी आप बात करा है, बचपन की बात करा है, तो आज का दौर को जो बचपन है वो गैजेट में सीमित हो गया है कि आप उठा तो मोबाइल में चला लिया, रील देख लिया, पढ़ाई करनी है तो लैपटॉप में कर लिया। तो आपने जो परिवार है वी से दूर होता जा रहा है। मतलब तकनीकी शिक्षा की ओर तो बढ़ रहा है लेकिन जो मानवीय संवेदना है वी से पीछे हटता जा रहा है। संवेदना और मूल्य दोनिया से कम होता जा रहा है। मतलब अपना संस्कार ऐसा मिल भी रहा है लेकिन आपने समझ नहीं है कि भाई आपने परिवार में कोई परेशान है तो उसको साथ देना चाहिए, या अपना सहपाठिया ने कोई परेशानी है तो आपने सहयोग करना चाहिए। सिर्फ आप अपना मतलब की बात कर रहा। तो आज के समय में आपने टाबर ने किया को व्यवहार करना चाहिए और भी में बदलाव आपा किया ला सका? जी आपने एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में बड़ी समस्या है कि बच्चे सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं और उन्हें आसपास के परिवेश से कोई मतलब नहीं। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि माता पिता आवाज़ लगाते रहते हैं और बच्चे सुन ही नहीं पाते कि वो माता पिता कुछ भी करें, लेकिन उन्हें ध्यान ही नहीं, पूरा फोकस कहाँ मोबाइल पर है। और ये बड़ी समस्या है। और हम देख भी रहे हैं कि इस राज्य में ऐसी समस्याओं में क्या कई बार सुसाइड जैसी स्थिति भी पैदा हो रही है एक तरह से, और बड़े चर्चित सुसाइड भी रहे अभी राजस्थान में कई सारे। तो यहाँ माता पिता की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और बहुत आगे बढ़े, तकनीकी ज्ञान के लिए हम चाहते रहते हैं सारे दिन, लेकिन उस दृष्टि से उसमें संवेदना की कमी हो जाती है। तो हमारी जिम्मेदारी कि हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को अपने दोस्तों से भी मिलवाएं, अपने परिवारजनों से मिलवाएं, जो हमारे आसपास का जो परिवेश है उसका ज्ञान करवाएं,
कि वो लोगों से मिलेगा तभी उसे पता लगेगा। कि हम बार बार जैसे कोई मेला लग रहा है तो वहाँ ले जाएं कि ये हमारी परंपराएं हैं, उसके बारे में बताएं। त्योहारों को हम बहुत अच्छे से मनाएं, कि त्योहार मनाएंगे तो बच्चे और मन लगाकर उसमें एक तरह से उनकी रुचि बढ़ेगी, एक तरीके अपनी से संस्कृति को भी जानेंगे एक तरीके। तो वो थोड़ा सा मोबाइल से अलग होंगे एक तरीके से, तो वो संवेदना तभी विकसित होगी। अब जैसे दीपावली का त्यौहार गया तो हम उन्हें बताएं कि भगवान राम जी क्या थे, उनकी जो शिक्षाएं थी उनके बारे में बताएं। आज हम भगवान बिरसा मुंडा के जो जनजातीय गौरव दिवस उस पर बात कर रहे हैं, तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में उनको हम बताएं। तो ये सब बातें हैं, तो हम एक तरह से उस बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होना था उस विकास की दृष्टि में तभी हम पहुंच पाएंगे जब उसको थोड़ा सा मोबाइल से हमें दूर रखना ही पड़ेगा। मोबाइल आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल से दूर रख नहीं सकते, क्योंकि आज का ज़माना तकनीकी का है, तो मोबाइल भी आवश्यक है। लेकिन हमें चूंकि हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको तो बचा के रखना है, और उससे जब उसका लगाव होगा तभी उसमें मानवीय संवेदना होगी। डॉक्टर साहब, दुर्भाग्य की बात आ है कि पेरेंटिंग का सिलेबस चालू होगा, मतलब टाबरा ने किया समझावा या टाबर की बात ने मम्मी पापा किया समझे, इसका सिलेबस ऑनलाइन बिक रही है, लोग धड़ाधड़ बेच रही है, लोग रुपया कमा रही है। अब बोलो एक यहाँ सोचा तो यहाँ हैप हुए, आश्चर्य हुए यार, माँ बाप और बेटा बेटी का संबंध किया न का, इसके लिए भी सिलेबस, वो तो आपनो नैतिक दायित्व है, आपनो संस्कार है, और इस चीज के लिए आप नहीं देखो बचपन में आप एक तो थोप दियो मोबाइल, पकड़ा दियो, ले बेटा तो थोड़ी देर मोबाइल देख ले, मैं रोटी बना लूँ, आ गलत बात है। बिना जरूरी है तो वो मोबाइल चलाओ, लेकिन ये आदत बिगाड़े गलत नहीं। टाबर बना का आप खेल देखा, एक राजा जी बन जातो और एक दोनों बिकट कमर में हाथ गाल पीछा न सो जातो, फिर एक भी का पीछे भी का पग पकड़ फिर सो जातो, यूँ लंबी सार की बात लेने लग जाती। एक आदमी से कम पोत हो तो वो ले डोकोरियां बंग चारों ईयर परिक्रमा करतो, कांकड़ बेल मतीरा ला गया, टींड सी के टोरा ला गया, भून के बछेड़ा ला गया, कांकड़ बेल मतीरा ला गया, टींड सी के टोरा ला गया, भून के बछेड़ा ला गया। वो आगे आगे जो कोई बैठे हो तो वो तो राजा जी, वो जार के तो राजा जी अपनी बेलड़ी के मतीरा ला गया, बोले एक तोड़ लिया, तो वो पिछला जार लड़का ने पकड़ भी नहीं खींच तो बिका टांगा ने, और वो बिक आगला का टांग मजबूत पकड़ लेता, एक दूसरे ने मजबूत पकड़ लेता, गेल का खींचता ना, राजा जी भी घीसीट आ जाता, पर वो की और जो लूम लाम मेरे घीस कहां से राजा जी कर लिया था। ओल्यो साहब वो मतेरो ले यहाँ बिका पेट के ये झूठे नहीं कर, अरे चाह कर तो वो मतेरो खारो दूसरो तोड़ लिया, इं करता करता वह सारा टाबरा ने कर लेता, और जो को टाबर मजबूती से हो जातो फिर वो अगली बार राजा बनतो। लूण क्यार चार क्यारी बनाता, लूण राई कुण कुण के को नहीं आई, जो को कहते तो मारे को नहीं आई, पास भी की लेर भागता, ए चीजा झुरझुर डंको, पेड़ के ऊपर चढ़नो कूदनो, यानी कि एक तरीके को जिम भी हो, एक संयुक्तता को भी कमाए, संस्कार भी हो। बिल्कुल सही बात। आपका कहने को मतलब आई है कि जब संयुक्त परिवार हो हाँ, तब सारा टाबर साथ मिलकर समय बिताता। प्रवीण जी मेरा हमारा दोस्त भी किया करा, आजकल का तो परिवार यान का होगा कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो, लेकिन जब जब ये फॉर्मूला दोहराया जाएगा, योग तो 4 का ही आएगा, अरे माँ बाप को फेंकने वाले बुढ़ापे में 13 भी नंबर आएगा। तो संस्कारा से आप जुड़ा, सारा संस्कारा ने आप पीढ़िया कर बैठ रहा अपना बुजुर्गों का आप बैठ सिया जदि अपना संस्कार मिलसी। एक आप बात करा तो एक उल गुलान एक संघर्ष छेड़ियो है, जका परंपरागत हथियारा और बटिना सामान ही तोप और बंदूका, तो ये उल गुलान संघर्ष के बारे में बताओ आप जी। ये भगवान बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, इसको उल गुलान नाम से भी जानते हैं, तो हम जो वहाँ की स्थानीय भाषा है उसमें उल गुलान कहते हैं, और हिंदी में इसका अर्थ देखें तो कहा जाता है महान हलचल, एक महान विद्रोह। तो अब हम देखते हैं अंग्रेजों के पास तो बड़ी बड़ी बंदूकें थी, तोप थी, और आदिवासी जो लोग थे उनके पास केवल तीर कमान या फिर वो पत्थर फेंकते थे, और लेकिन भगवान बिरसा मुंडा ने उनके अंदर ऐसा जोश भर दिया कि वो तीर कमान को लेकर ही उस बंदूकों के आगे वो रुके रहे एक तरह। तो ये एक दिखाता है कि संघर्ष की प्रेरणा आपके मन में है और आपको संघर्ष करना है, भले सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और आदिवासियों को लगता था कि भगवान बिरसा मुंडा की का जो आशीर्वाद है उसकी वजह से हम बच जाएंगे और हमारे इन बंदूकों तोपों से कुछ भी नहीं होगा एक तरीके से। तो ये संघर्ष जो था उल गुलान, और हालांकि इसमें कई सारे आदिवासी शहीद हुए, और उनसे हम प्रेरणा यही लेनी चाहिए कि हमें हमारी संस्कृति, हमारी जो जल जंगल जमीन है उसको बचाने के लिए निरंतर प्रेरणा उससे संघर्ष करते रहना चाहिए। कालो जनजाति गौरव दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, इस पर आप इनका कहीं आयोजन करा स्कूल में, कॉलेज में, या अपने गांव में, या कोई लाइब्रेरी पुस्तकालय है कि आज की युवा पीढ़ी ने प्रेरणा मिले, तो कहीं कहीं राय दो भाई ए कार्यक्रम अपन करना चाहिए कि आजकल कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि हम केवल एक लेक्चर टाइप ज़्यादा करवाते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं हो पाता एक तरह से। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जैसे बच्चों को आसपास का कोई परिवेश है वहाँ पर ले जाएं,
वहाँ पर एक से उनको भ्रमण करवाएं और उसे बताएं कि ये क्या है। जैसे हम देखते हैं कि कई सारे बच्चों को तो यही पता नहीं होता कि गेहूं का पौधा होता है या पेड़ होता है, तो बड़ी समस्या है एक तरह से। बाजरा क्या होता है, वो भले वो खा लेते हों, लेकिन क्या है कि उसको पेड़ के बारे में, पौधे के बारे में बिल्कुल भी अंतर नहीं पता एक तरह से। तो आसपास के हम ग्रामीण परिवेश में उनको ले जा सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं कि ये गेहूं का पौधा है, ये बाजरे का पौधा है, ये मक्का है, जो भी अपने जो उगा सब्जी वगैरह जितने भी हैं, तो एक तरह से वो तभी वो परिवेश से जुड़ पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये कि ये प्रैक्टिकल रहेगा एक तरीके से, और आसपास का जो भी कोई प्रसिद्ध मंदिर हो वहाँ हम लेकर गए तो और जिस उस मंदिर से संबंधित कोई किंवदंती हो, कोई कथा हो, वो बताएं बच्चों को, ताकि वो संस्कृति से एक लगाव महसूस कर पाए। पढ़ना आवश्यक है, लेकिन पढ़ने के साथ हमें संस्कृति से जुड़ाव रखना और भी जरूरी है एक तरीके से, वरना तो फिर आपकी दूरी इतनी बढ़ जाती है कि हम देखते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति का शव पड़ा रहता है और उसको संभालने के लिए कोई नहीं आता, 3-3, 4-4 दिन तक शव पड़ा रहता है, मकान के अंदर सड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति कम से कम, हालांकि कुछ केस आ रहे हैं ऐसे, लेकिन फिर भी अभी तक बचे हुए, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि राजस्थान में, पूरे भारत देश में ऐसी स्थिति ना आए। हाँ, आई भी कोई हाल तक तो आपने बहुत, क्योंकि आपने इनका भगवान बिरसा मुंडा जी, इनका भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, कबीर, इनका पैदा भी जगह कि अपन ने अपनी जी सांस्कृतिक विरासत अपन प्रदान करी, संस्कार अपन दिए जी। और बिया ही बिरसा मुंडा जी का 2 नारा भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है, वो नारा का बारे में भी जाना है जो अबुआ राज और टोपी टोपी एक समान। हाँ, तो इका बारे में बताओ कि यार टोपी टोपी एक समान का ही नारो है। भगवान बिरसा मुंडा के समय वहाँ पर हम देखते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में एक तो अंग्रेज लोग बड़े हस्तक्षेप करते थे, और एक अंग्रेज लोगों ने अपने जो खास जमींदार लोग थे, जो साहूकार लोग थे, उनको भी उस क्षेत्र में बसा दिया। और उस दौर में लगभग जो बाहरी लोग थे वो सभी टोपी पहनते थे, तो अंग्रेज सैनिक भी टोपी पहन रहे हैं, साहूकार भी टोपी पहन रहा है, जो जमींदार के जो सैनिक थे वो भी टोपी पहन रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो जितनी भी टोपी हैं ये सब एक समान है, इनका मूल उद्देश्य कैसे भी करके आदिवासियों पर अत्याचार करना, यहाँ से एक तरह से जो हमारे संसाधन है इनको लूटना, तो ये सारी टोपी एक समान है। तो उनकी नज़र में अंग्रेज भी वही है, साहूकार भी वही है, और जो जमींदार वर्ग के जो सैनिक थे वो भी वही है। तो वो ये नारा देते हैं कि टोपी टोपी एक समान, और इस टोपी वालों से हमें बचना है एक तरीके से। दूसरा वो नारा देते हैं कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, कि ये हमारा क्षेत्र है, अबुआ दिसुम हमारा क्षेत्र है, और अबुआ राज हमारा ही राज रहना चाहिए एक तरीके से। तो ये बड़े उस दौर में बड़े प्रसिद्ध हुए। तो अबुआ दिसुम अबुआ राज की एक तरह से वो वहाँ की स्थानीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। जी कि आपने संविधान में भी कहो है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन अपना गणतंत्र में भी मान्यो जावे, और संविधान में भी लिखवा के लिए इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मतभेद भी हुआ कि आपने आदिवासी जनजाति है बिने आगे लावा के लिए भी बहुत प्रयास किया गया। तो संविधान में ऐसी कई अनुच्छेद बने हुए हैं जो अपने आदिवासियों ने सपोर्ट करे हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय, चूँकि उस समय बड़े बड़े विचारक थे और उन्होंने सभी मुद्दों पर बड़ी गहनता से बातचीत की, तो आदिवासी जो मुद्दे थे उन पर भी उन्होंने बड़ी गहनता से बात की। 3 समितियां भी बनाई गई, बाद में पाकिस्तान अलग हो जाता है तो एक समिति का, चूँकि वो पाकिस्तान से संबंधित थी तो वो अलग हो जाती है, तो 2 समितियों ने गहन विचार विमर्श किया और उन्होंने आदिवासियों से संबंधित बहुत सारे अनुच्छेद भी लागू किए जो कॉमन भी हैं और आदिवासियों के लिए अलग से भी हैं एक तरीके से। तो उनका मूल उद्देश्य ये था कि पहले तो हमें आदिवासियों को जो साहूकार वर्ग है, जमींदार वर्ग है, उससे बचाना, एक तरह से हमें संरक्षण करना है। 2 तरह के उस समय विचार उत्पन्न हुए कि एक तो हमें संरक्षण करना है और दूसरा विकास की दृष्टि से इन्हें आगे ले जाना है। तो संरक्षण में तो ये था कि जो हमारे मूल अधिकार है उनमें जैसे जो बेगारी से हमें बचाना है, सबसे जो महत्वपूर्ण मूल अधिकार है आदिवासियों से संबंधित वो कि बेगारी से इन्हें बचाना है एक तरीके से, क्योंकि उस समय जमींदारी क्षेत्र में बेगारी बहुत होती थी, आदिवासियों को काम पर लगा दिया जाता था, बदले में इनको पैसा वगैरह कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये एक महत्वपूर्ण अधिकार था एक तरीके से, और ये सबसे ज़्यादा जो उपयोग में रहा वो आदिवासियों के लिए रहा। और वर्तमान में हम देखते हैं बेगारी लगभग समाप्त सी हो चुकी है पूरे भारत में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है एक तरीके से। बाकी और जितने भी मूल अधिकार है, अनुच्छेद 19 की बात करें तो उसमें ये प्रावधान है कि हम भारत का व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत में, लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखना है हमें। हमने देखा बीच में अंडमान में कई सारे जो बाहरी लोग थे, विदेशी लोग थे, वो जाकर वहाँ डॉक्यूमेंट्री बना रहे, जबकि अंडमान निकोबार में अभी भी हमारी कई सारी जनजातियाँ ऐसी है जो बिल्कुल बाहरी क्षेत्रों से मिलना ही नहीं चाहती, वो बिल्कुल दूर रहना चाहती हैं एक तरह। तो सरकार ने उन पर, जो जितने भी लोग गए थे उन पर केस भी चला एक तरीके से। तो आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
अनुच्छेद 15-16 की इनकी बात करें तो ये समानता का अधिकार देते हैं हमें, लेकिन इनमें हमने देखा कि आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया अलग से। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हमने जनजातियों के लिए विधानसभा में भी कुछ सीटें रिजर्व कर रखी हैं और लोकसभा में भी हमने सीटें रिजर्व कर रखी हैं। तो ये एक तरह से कि ताकि आदिवासी लोग भी हमारी संसद, विधानसभा इनमें पहुँचे और अपने मुद्दों की बातचीत कर सके, पूरे भारत देश की बात कर सके एक तरह से। और भी कई सारे जो अनुसूची 5 और 6 ये तो पूरी तरह से आदिवासियों से संबंधित है। इसमें राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वो कौन सा कानून इन क्षेत्रों पर लागू कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। जो संबंधित कानून होंगे वो ही इस क्षेत्र में लागू होंगे। जैसे हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी अच्छी पहल की अभी, और उन्होंने राज्यपाल भवन में एक ट्राइबल सेल नाम से एक अलग से वहाँ पर कमेटी बनाई है जिसका काम केवल आदिवासियों से संबंधित ही होगा। तो हमें कोशिश करनी होगी राजस्थान में भी इस तरह की एक ट्राइबल सेल बने और जिसका काम हो कि वो आदिवासी क्षेत्र में कैसे कैसे हम विकास की धारा जो बह रही है इसको और आगे बढ़ाएं एक तरीके से। हम आदिवासी में देखो तो एक निजी एक न्याय व्यवस्था है जिके गमाइमा को पंच पटेल है, चाहे भी गमेती के कई जगह भी पालकी के, क्योंकि गांव ने भी पाल के तो पाल को जो मुखिया है वो पालकी है, गांव ने तो गमेती भी है। और जी अपने दोसा का मैं नांगल राजावतान में तो मीणा हाई कोर्ट भी बने रहे। तो आके एक निजी न्याय व्यवस्था है, एक निजी जो कानून है वो, और आपनो एक संविधान को कानून है, फिर भी यहाँ को निजी कानून, तो इनमें हस्तक्षेप रखना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको चाल रही को बहुत बढ़िया है। ये थोड़ा सा विचित्र है कि भाई आदिवासियों की जो हमें कानून जो बने हुए हैं, लेकिन आदिवासियों कोई लिखित कानून तो है नहीं। हाँ, और चूंकि वो मानवीयता पर आधारित, मानवीयता पर आधारित, मूल्यों पर आधारित, मूल्यों पर आधारित है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब अगर जो गमेती है, पटेल है, जिसको इनके मुखिया को पटेल भी कहते हैं गमेती, तो वो पटेल अगर अच्छा है तो वो न्याय अच्छा करेगा। कई बार क्या होता है कि पटेल अपने व्यक्ति का पक्ष ले लेता है तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है एक तरह से। अब चूंकि हमने पूरे भारत में एक जैसा कानून लागू कर रखा है, समान नागरिक संहिता की भी हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, तो चूंकि हम इनकी संस्कृति को तो बचाए रखना है, लेकिन चूंकि न्यायिक प्रणाली तो एक तरह से एक जैसी ही होगी। हालांकि छोटे मोटे जो मुकदमे हो जाते हैं गाँव में उनका निस्तारण वहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जबरदस्ती कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं तो पैसे का भी नुकसान होता है, दोनों पक्ष पे चीजें, समय का भी नुकसान होता है। तो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर जो इनके मुकदमे हैं वो वहीं पर निस्तारण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है कि जो इनके पटेल गमेती है कि वो जो प्रारंभ जो हमारी पुरातन पद्धति है जो मूल्यों पर आधारित है उसी का अनुसरण करें एक तरीके से, सही और गलत का निर्णय अच्छे से करें। दिनेश जी, मानियो जावे है कि जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आवे या कोई बीमारी आई, जिया की हैजा की अगर बात करा तो ये बोला कि भगवान का प्रकोप है, ये ऐसो मानबो करा कि डॉक्टर से इलाज आपा नहीं करावा, अस्पताल तक नहीं जावा, बटे ही ठीक हो जावे। और अगर अंतिम समय की बात की जाए भगवान बिरसा मुंडा की, तो जो जेल में ही उनको अंतिम सांस ली गई और कहो गयो कि बिने हैजो हो गयो। और जो लोगों के मन में है या कई बार सवाल भी उठ जाए तो बोलो जावे कि उन्हें धीरे 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 करके उन्हें जहर दियो गयो, पीवा का पानी में दियो गयो या उनका दातुन में मिलाया गया। तो कौन सी बात आप सही माना कि हैजा से है या क्या? क्योंकि थे पीएचडी कराया हो तो थाने ज़्यादा जानकारी है। उस समय पूरे भारत में ये जो बीमारियां थी ये फैलती रहती थी, हैजा भी एक साथ कई सारे गांवों में एक साथ फैलता था। तो अब अंग्रेजों के लिए सहूलियत थी कि हैजे का नाम दे दिया जाए और चूंकि इससे विद्रोह नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता ये थी कि अंग्रेजों ने इनके साथ जुल्म किया, अत्याचार किया, जेल में मारपीट भी की इनके साथ, और ऐसा उनके अनुयायी कहते हैं कि जो उनके साथ जेल में थे उनसे अलग कर दिया गया था, लेकिन इनकी आवाज़ें आती रहती थी कि पीटा तो आवाज भी आएगी। तो उससे ये स्पष्ट रूप से पता है जो हमारी कहानियां हैं कि इनके साथ अत्याचार किया गया था। तो हैजे का तो उन्होंने नाम दिया था एक तरीके से, बाकी अंग्रेजों ने जानबूझकर इनकी हत्या करवाई थी। अंग्रेजों को तो काम ही वही हो जाना, तो पास ढंगा योद्धा ने हथियार उठाना पड़े मन दखेल बारे काटिया। एक मासविता देवी जी पर एक उपन्यास लिखियो अरण्याधिकार, वो उपन्यास किया न कोई भी खबर हम आप अध्ययन तो जरूर करियो उसी, क्योंकि आपका तो शोध को विषय हो रही हो, तो वो उपन्यास की शौक है पढ़ना चाहिए कि नहीं आज का और लोग आने किया न कोई बताओ देखा। मासवेता देवी ने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है अरण्य अधिकार, मतलब जंगल के अधिकार एक तरीके से, और उसमें पूरी तरह से ये जो मुंडा जनजाति के आसपास का जो क्षेत्र है इससे संबंधित ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी जनजाति जो विशेषताएं उसको उकेड़ दिया एक तरह से अपनी लेखनी में एक तरह से। और उसमें जैसे एक लाइन बड़ी अच्छी है उसमें, वो कहते हैं कि कोई भी जमींदार हो जब भी वो नया घोड़ा खरीदता है तो उसका पैसा वो जमींदार नहीं दे रहा, कौन दे रहा? कोल दे रहा है। कोल भी एक जनजाति हमारी, और कोल शब्द वो पूरे जनजाति वर्ग के लिए ले रही है जिसमें मुंडा भी है, संथाल भी है। तो वो कितनी अच्छी बात बता रही है यहाँ पर कि घोड़ा जमींदार के घर आएगा लेकिन पैसा कौन दे रहा है?
कोल दे रहा है, मतलब आदिवासी दे रहा है, जनजाति वर्ग का व्यक्ति दे रहा है एक तरह से। तो पूरा जो वहाँ पर जो भी जमींदार व्यक्ति खरीद रहा है उस सब का पैसा एक तरह से आदिवासी लोगों से ही लिया जा रहा है। और इस उपन्यास को बाद में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिलता है और बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें ये जो भगवान बिरसा मुंडा से संबंधी जानकारी, आदिवासियों की जानकारी, उसको बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया। वाह, बढ़िया बात बताई। देखो, जागीरदार की पत्नी अगर चूड़ो भी पहनती तो बिको भी पीसो जनता का ना लेते। एक टैक्स चालता अपने चूड़ा लाग, एक टैक्स चालतो चौरी कर, ब्याह कर रही हो तो भी बिना टैक्स देना पड़तो। एक टैक्स ही खिचड़ी लाग, जागीरदार के घर मेहमान आएगा तो बाकी खातिरदारी करवा के लिए खर्चो ज्यादा चाहे, वो भी जनता का ना वसूल करता है। तो बड़ी बात है कि जागीरदार के घर आ रही है घोड़ो और बिको पीसो चुका रही है कॉल। हाँ, एक बात मैंने भी एक बात सुनी है कि भाई जो आपने आदिवासी जनजाति है और जी को आपा जनजाति गौरव दिवस भी मना रहे हैं, अभी की एक बहुत ही विशेषता रही है कि वो जल जंगल और ज़मीन से तो प्रेम कर रही हैं। अगर भी की कोई फसल हुई, जैसे कि अगर आम की फसल हुई या भुट्टा की फसल हुई, कोई सी भी फसल हुई, तो बहुत सारी फसल ने इकट्ठे होकर आपने जब घर चाले हैं, अपना जब रहबा की जगह जाए तो बीच में जितना भी मंदिर पड़े हैं बटे थोड़ो थोड़ो प्रसाद चढ़ाता चले हैं, और जो बची हुई चीज़ है वो अपना टाबरा ने खिलाया। आपने सीताफल भाई सीताफल भी जब लेर चाले ना तो भगवान का आपका स्थानीय देवता है मामा देव आदि मांगे चढ़ाता है और फिर भगवान में बिल्कुल सही। और अगर आप नदी से पानी भी निकाल रहे हैं और आप ना रोज की मात्रा में निकाल रहे हैं, ज्यादा निकालना पड़े, अगर कोई मेहमान आ जाए तो भाई नदी माता से माफी मांगा कि भाई आज मैं था को इतनो दोहन कर रहा है तो कल मैं थाने दुगनो लौटावांगा। तो जो प्रकृति के प्रति प्रेम है ई के लिए और काई प्रयास आपा कर सका। आदिवासियों का जो प्रकृति प्रेम है ये प्रारंभ से ही रहा है। तो हमारी जो सनातन परंपरा रही है उसके एक तरह से जो आदिवासी उन्होंने आज तक भी इस पर्यावरण प्रेमी के रूप में एक तरह से बचा के रखा है इसको। तो इस संरक्षण प्रणाली को लेकिन अब नुकसान हो रहा है एक तरह से। हम देख रहे हैं कि हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ हम बड़ी बड़ी कंपनी लगा रहे हैं वहाँ पर, और अभी राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन भी हुआ इस क्षेत्र में ओरण को लेकर। जो ओरण जो मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है पर्यावरण संरक्षण वहाँ पर किया जाता है, लेकिन सरकार ने वहाँ पर भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट लगाए। चूँकि विकास भी आवश्यक है, विकास के बगैर हमें रोजगार नहीं मिलेगा, हमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, देश की स्थिति थोड़ी सी, तो हमें विकास भी करना है, लेकिन उस विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें देखना है कि हम ऐसी जगह कोई फैक्ट्री लगाएं जहाँ बंजर जमीन हो, संतुलन बनाए रखना। संतुलन हमें सतत विकास में। हाँ, तो वो सतत विकास की जो अवधारणा है जी, एक तरह से हम आदिवासियों को देखते हैं कि वो पेड़ को उतना ही काटते हैं जितनी आवश्यकता। वो जबरदस्ती ऐसा नहीं कि पूरा पेड़ काट दिया जाए, सूखी टहनी काटे जाता है। तो सूखी टहनी काट रहे हैं या जैसे मकान बना रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं, तो उसकी टहनी कर लेंगे, बाकी पेड़ को वहीं रहने देंगे। तो वो सतत विकास की जो, हालांकि हम मानते हैं कि परंपरा आधुनिक है, लेकिन ये तो हमारे यहाँ से प्राचीन काल से ही चल रही है। तो जैसे आपने बताया कि वो मंदिर में जाकर चढ़ा रहे हैं, तो ये एक तरह से प्रकृति के प्रति वो समर्पण भाव दिखा रहे हैं कि प्रकृति ने हमें दिया है और हमारी जिम्मेदारी कि हम भी उसका संरक्षण करें, और एक तरह से वो पूजा कर रहे हैं वहाँ पर। और इन आदिवासी क्षेत्रों में भगवान शिव और हनुमान जी की बड़ी पूजा की जाती है। हनुमान जी यहाँ पर ज़्यादा एक तरह से जो हम लोकप्रिय देवता के रूप में मान सकते हैं एक तरीके से। तो ये हमें बचा कर रखना है, जो आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो इन्होंने जो संरक्षण उपाय अपना रखे हैं, इन्हें हमें सीखने चाहिए। आप महादेव पार्वती की पूजा करा तो गणगौर में 16 दिन करा, या जगदम्बा की करा तो आप नवरात्रा में 9 दिन करा। ऐसे भील आदिवासी है 40 दिन तक गौरी उत्सव मनावे, और भी के मायने भगवान शिव ने कहे पुरिया और माँ पार्वती ने कहा गौरी अथवा राई, और 40 दिन तक तो महोत्सव मनाओ। तो वाकई में धर्म संस्कृति के प्रति उसको समर्पण है, त्याग है। चाहे आपने 1857 के मायने पहलो विद्रोही हो, लेकिन 1847 के मायने 4 योद्धा डूंगर सिंह शेखावत, जवार सिंह शेखावत, जगह डूंगजी जवार जी का नाम से प्रसिद्ध है। बाकी साथ है लोठू जी जाट और सामता जी मीणा। सीकर जिले में एक गांव है मंगलूणा, बठिया का है सामता जी मीणा और करणा जी मीणा। नसीराबाद की छावनी लूट ली कि अंग्रेजों को प्रमुख केंद्र हो, और अंग्रेजा जी टाइम का लंदन तक का अखबार में खबर छपी कि आदिवासी सामता मीणा, करणा मीणा, डूंगजी जवार जी। तो आपने देश की आज़ादी के मायने सारा वर्गों को मिलो जुलियो प्रयास रियो, आदिवासियों को बहुत बड़ो योगदान रियो। आदिवासी जब मिले तो अभिवादन के रूप में एक शब्द काम मिले, जय जोहार। आप भी कार्यक्रम की शुरुआत वो जय जोहार का ही है, एक बार हमारे बताओ। ये जय जोहार एक सम्मान सूचक शब्द है जो आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है। ये हमारी जो सनातन परंपरा उसी का शब्द है। आपने देखा होगा कि हम जब हमारे यहाँ पर कोई अतिथि पाहुणा आता है तो हम उसकी जोहारी करते हैं एक तरह से, तो वो जोहार शब्द उसी से बना है कि हम उसके प्रति एक समर्पण भाव दिखा रहे हैं, उसको सम्मान का भाव दे रहे हैं। तो आदिवासियों में ये जय जोहार एक तरह से जो
समर्पण का भाव एक दूसरे के प्रति वो दिखाता है एक तरह से। और बाद में जो आदिवासी नेतृत्व था, इन्होंने इसको बड़ा लोकप्रिय कर दिया, इसको एक अभिवादन के साथ साथ एक तरह से एक नारे के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। और आज हम देखते हैं कि जय जवाहर बड़ा ही पूरे भारत में प्रचलित है एक तरीके से। अपने राजस्थान में दो आदमी मिले तो एक बिना जुआरड़ा करया कौन करया आयड़ा पावण जुआरड़ा तो करना ही पड़े, पर जुआरड़ा जोहर और एक ही जोहार एक ही बात है कुल मिला। और जी हाँ, कि आप सम्मान की बात कर रहे हैं तो अपना बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की छवि के साथ में एक 150 रुपए कुछ सिक्कों भी आधारित हुए है, जो भगवान ने ही समर्पित है कि इनकी जो जोत जलाई गई है अपना पूरा भारत देश में आए। और चालता चालता एक लाइन की बच्चा के सपना ने उड़ान दो और अपनी जड़ा ने पहचान दो, ही चीज आपने ध्यान रखनी चाहिए। और जी आप महाश्वेता देवी का उपन्यास की बात की तो आज विश्व पुस्तक दिवस भी है, जो एक पुस्तक सप्ताह का रूप में मनाई जाती, तो ये पुस्तकें भी अपन पढ़नी चाहिए। अपनी संस्कृति से जुड़े रहा, संस्कृति की संबंधित की पुस्तकें है आप खरीदा अपन पढ़ा। और ई के साथ ही आज का कार्यक्रम सो आप एक सुंदर सो गीत आपने सुनाता भी आप प्रस्थान चवाला। तो भाई बहना आपके बीच में शर्मा जी पधारे और बहुत महत्व जानकारी दी वास्ते आपने घना घना धन्यवाद।